महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तारी के बाद उनसे 12 घंटे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी क्यों शो की गई? आखिर देर रात ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार क्यों किया और 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद इस बात की घोषणा की क्योंकि 1:30 बजे रात में कि हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिर देर रात ईडी की अदालत में उसे गुपचुप पेश किया गया और उसके बाद 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अनिल देशमुख के लिए ईडी ने 14 दिन का रिमांड मांगा था। सोचिए, 14 दिन का रिमांड देश के पूर्व गृह राज्य एक राज्य के गृह मंत्री के लिए क्यों मांगा गया? ईडी को आखिरकार ऐसा क्या कुछ जानना है कि अनिल देशमुख से 14 दिन की हिरासत मांगी गई अनिल देशमुख के लिए? और अल्टीमेटली अब यह तय हो गया कि अनिल देशमुख की दीपावली ईडी के हिरासत में पूछेगी। अनिल देशमुख भागता रहा भागता रहा भागता रहा। 5 वारंट पर अनिल देशमुख पेश नहीं हुआ। क्या इतना आसान था अनिल देशमुख का भागते रहना? क्या अनिल देशमुख को जानबूझ करके केंद्र की जांच एजेंसी भगा रही थी? आखिरकार क्यों केंद्र की जांच एजेंसी अनिल देशमुख को इस कदर भागने का अवसर दे रही? क्या अनिल देशमुख के पास शरद पवार के को लेकर के गहरे सबूत हैं? क्या अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से बचाने के लिए शरद पवार लगातार जद्दोजहद इसीलिए कर रहे थे? अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए प्रति माह के एक्सटॉर्शन का आरोप है और यह आरोप अनिल देशमुख को पर मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने लगाए थे। परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे कि राज्य के गृह मंत्री ने उनकी पुलिस या टीम को 100 करोड़ रुपए प्रति माह वसूली के निर्देश दिए और ये निर्देश जो वसूली के थे वो निर्देश पब से, महाराष्ट्र में डे नाइट पब से, बार से, बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैन से थे। क्या बॉलीवुड से भी यह वसूली का था? क्या बहुत कुछ ऐसा राज खुलना है? अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए प्रति माह कहां से वसूल रहा था? किन किन ठिकानों से? क्या नशेड़ियों से? क्या इस पूरे मामले में एनसीबी के पास गंभीर सबूत हैं? क्या अनिल देशमुख अब एनसीबी के हवाले भी जाएगा? इसलिए क्योंकि इस तमाम चीजों में अब जो साक्ष्य और सबूत आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सवाल यह है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शरद पवार के भतीजे के अलग अलग ठिकानों पर छापे क्यों मारे? ये चौंकाने वाली चीज है कि जब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई और अनिल देशमुख से 12 घंटे की पूछताछ के दौरान दूसरे क्षेत्र में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शरद पवार के भतीजे के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति के बारे में पता किया। 1400 करोड़ संपत्ति देश के अलग अलग हिस्सों में जो शरद पवार के भतीजे अजित पवार के अलग अलग नामों से हैं और अजित पवार स्वयं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अब इस बात की गंभीरता को जरा समझिएगा। क्या अनिल देशमुख भाग रहा था और ईडी इतनी असक्षम थी, केंद्र की जांच एजेंसी इतनी असक्षम थी कि अनिल देशमुख को भागने का अवसर मिल रहा था? क्या अनिल देशमुख को जानबूझ करके ईडी भागने का अवसर दे रही थी? जब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की गई उसकी एक ना चली। अनिल देशमुख को 5 वारंट जारी किए गए थे और अनिल देशमुख के ऊपर जो कार्रवाई चल रही थी वो सब बॉम्बे हाईकोर्ट के इशारे पर चल रही थी। दरअसल अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश स्वयं बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही अनिल देशमुख के लिए यह भी निर्देश दिया कि देशमुख की गिरफ्तारी भी होगी और देशमुख अब बहुत दिनों तक किसी भी ढंग से परिवर्तन ईडी को अब धोखे में नहीं डालेगा। दरअसल अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे, अनिल देशमुख जिन साक्ष्यों के साथ, जिन सबूतों के साथ अनिल देशमुख बचने की कोशिश कर रहा था, अब प्रवर्तन निदेशालय के पास वो तमाम साक्ष्य हैं। प्रवर्तन निदेशालय के पास वो तमाम साक्ष्य हैं
हेलो, आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए, कुछ तकनीकी परेशानी हो रही थी। अनिल देशमुख के बारे में जो साक्ष्य हमारे पास जो साक्ष्य मिल रहे हैं, उन साक्ष्य से आपको यह साफ लगेगा कि कैसे प्रवर्तन निदेशालय जिस अनिल देशमुख को जो गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी में ऐसा लग रहा है कि आप प्रवर्तन निदेशालय के पास वो पूरे साक्ष्य मिल चुके हुए हैं कि कैसे शरद पवार पर अब शिकंजा कसा जाए। शरद पवार पर शिकंजा कसने से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने जो ने यह भी पाया कि कैसे इनकम टैक्स के साक्ष्य के आधार पर कि कैसे शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अरबों का साम्राज्य इकट्ठा किया है। अजीत पवार के पास से जो 1400 करोड़ की संपत्ति का, देखिए कल्पना कीजिए, 1400 करोड़ की संपत्ति का पता चला है, जिसमें यह पता चला है कि अनिल देशमुख ने दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक अरबों का साम्राज्य इकट्ठा किया है। अनिल देशमुख के खिलाफ के पास की जो साक्ष्य मिले हुए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पे अब ईडी ने कहा है कि आप 9 दिनों के अंदर हमें ये बताइए, 90 दिनों के अंदर आपको ये बताना है कि ये जो सबूत जो संपत्ति हमने आपको रिकॉर्ड दी है, जिसकी कुर्की कर ली गई है, जिसे जब्त कर लिया गया है, वो उसका मालिकाना हक आपके पास है या नहीं है। इन संपत्तियों में 1400 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, मतलब 1400 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, उसमें पाया गया गोवा में 250 करोड़ के रिसोर्ट हैं इनके, दिल्ली में 20 करोड़ का एक फ्लैट है, महाराष्ट्र में 500 करोड़ की 27 जमीन के प्लॉट हैं, महाराष्ट्र में 600 करोड़ की शुगर मिल है। इन तमाम चीजों को लेकर के आईटी ने ये कहा है कि ये जो संपत्ति है, ये क्या आपके कब्जे में है या नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय ने अजीत पवार को नोटिस जारी किया है। अजीत पवार कौन है? अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और शरद पवार के भतीजे हैं। तो क्या अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पास वो साक्ष्य आ गए हैं कि जो अनिल देशमुख जो वसूली करता था, वो शरद पवार के लिए करता था? क्या ये साक्ष्य, ये 100 करोड़ रुपए राज्य का गृह मंत्री वसूली करता था प्रति माह और अपने पॉकेट में डालता था? इसलिए क्योंकि ईडी ने जो आज अदालत में अपने फैक्ट रखे हैं, उस फैक्ट में ईडी ने कहा कि हमें 14 दिनों के लिए हिरासत चाहिए। 14 दिनों की हिरासत शरद पवार के चेला नंबर 1 अनिल देशमुख के लिए इसलिए चाहिए था क्योंकि यह माना गया, ये दलील इनकी थी कि इन संपत्तियों की जांच, ये जो संपत्ति इनकी इकट्ठा की गई है, ये रातों रात इकट्ठा नहीं की गई है। ये सिर्फ इस दौरान, ये जो सरकार बनी है उस दौरान की संपत्ति नहीं है। इसका मतलब है एक्सटॉर्शन का धंधा शरद पवार की टीम सालों से कर रही थी। प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर जिस ढंग की चीजों को रखा गया है, उसमें पाया गया कि 71 साल का अनिल देशमुख इस धंधे में सालों से लिप्त था। क्या अनिल देशमुख को शरद पवार ने यूं ही गृह मंत्री बनाया था? क्या अनिल देशमुख को यह जिम्मेदारी थी? अब सवाल यह है कि क्या अनिल देशमुख जो 100 करोड़ रुपए की वसूली कर रहा था, वो 100 करोड़ रुपए की वसूली सिर्फ मुंबई के पब और डांस बार से कर रहा था, या बॉलीवुड के ऊपर भी इस ढंग का प्रेशर था? इन तमाम चीजों को लेकर के जो नवाब मलिक का जो प्रेशर जो बनाया जा रहा है, उसके मायने आप समझेंगे, और जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने ये साक्ष्य रखे हैं कि हमें जो 14 दिनों की जो ईडी की जो हिरासत चाहिए, इस हिरासत में हमें क्या क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि ईडी ने आज अदालत के सामने जो साक्ष्य रखे, उन साक्ष्यों में ईडी का कहना था कि हमारे पास अनिल देशमुख के जो निजी सचिव हैं, उन 2 निजी सचिवों जो जेल में हैं, उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ करनी है और इसे हमें अनिल देशमुख के सामने पेश करनी है। आपको आश्चर्य लगेगा कि टेलीविजन चैनलों से अनिल देशमुख की खबरें गायब है। इतनी बड़ी खबर जो इतने दिनों बाद अनिल देशमुख जिसकी गिरफ्तारी हुई, उस जो 5-5 वारंट पर पेश नहीं हो रहा था, उस अनिल देशमुख की खबर गायब क्यों है? टेलीविजन पर प्रचार के एड के बड़े मायने होते हैं। और इस बॉलीवुड के प्रभाव को समझिए कि क्या बॉलीवुड के अंदर जिस ढंग से ये नशेड़ी गैंग के बारे में पता चला है, क्या यूं ही लगता है कि ये तमाम चीजें ऐसे ही हैं? दरअसल अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए प्रति माह, परमवीर सिंह के जो आरोप थे वो थे कि प्रति माह ये संपत्ति इकट्ठा कर रहा था।
184 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति के बारे में यह भी कहा कि इसके बारे में भी अब अनिल देशमुख ने कोई जानकारी नहीं दी है। और ये तमाम चीजें इस रूप में पेश किया गया है कि 71 साल के देशमुख के जितने भी निजी सचिव हैं, इन निजी सचिवों के पास से भी जो साक्ष्य इकट्ठे हुए हैं, उसमें यह पाया गया है कि जो 4.18 करोड़ रुपए ये कहा गया कि सेल कंपनी जो साक्ष्य अदालत को बताए गए हैं, उसमें अदालत को कहा गया कि परमबीर सिंह, ये अनिल देशमुख की हिरासत हमें 14 दिन के लिए इसलिए चाहिए क्योंकि इसके पास से जो 4.7 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी सिर्फ बार मालिकों से इकट्ठा की गई है। और ये पाया गया कि ये जो संपत्ति है वो शिक्षण संस्थान ट्रस्ट को और धर्मार्थ ट्रस्ट, श्री साई शिक्षण संस्थान ट्रस्ट और धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से दो ट्रस्ट जो हैं वो अनिल देशमुख के बेटे चलाते हैं। दिल्ली में ये वहां पहुंचे हैं और ये पाया गया है कि इन तमाम चीजों में ये जो साक्ष्य हैं, इसमें ये पाया गया है कि ये जो फैक्ट अनिल ईडी को मिला है वो अनिल देशमुख के दो निजी सचिव की गिरफ्तारी से अब इनसे पूछताछ के रूप में सामने आएगा। अब देखिए कि इससे अजीत पवार को गिनाइए कि जो ही अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ अजीत पवार के ऊपर आईटी का छापा होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा होता है, जिसमें 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति के बारे में पता चलता है। तो क्या अनिल देशमुख जो इकट्ठा कर रहे थे करोड़ों का साम्राज्य, वो शरद पवार के लिए इकट्ठा कर रहे थे, पार्टी फंड था या निजी संपत्ति थी? दरअसल क्या अनिल देशमुख की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही थी कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के साथ ही शरद पवार के राज खुलने शुरू होंगे? क्या जानबूझ करके टीम अमित शाह अनिल देशमुख को भागने का अवसर दे रही थी ताकि शरद पवार को भागने का अवसर मिल सके? और तमाम साक्ष्य खुलने के बाद ये जो लुक्का छिपी का खेल महाराष्ट्र के दोनों पार्टी शिवसेना और शरद पवार की पार्टी के बीच हो रही है, उसमें जो डमरू बजाया जा रहा है केंद्र की तरफ से, उसके क्या साक्ष्य हैं? क्या पॉलिटिक्स में ये इस ढंग का एक घिनौना खेल भी होता है? क्या यूं ही शरद पवार का चेला नंबर 1 अनिल देशमुख भागता फिर रहा था और सुप्रीम कोर्ट से भी उसे बड़ी बड़ी राहतें मिल रही थी? अब इन जरा चीजों को समझिए कि क्यों परमबीर सिंह ने ये आरोप लगाए। परमबीर सिंह जो शिवसेना के लिए काम कर रहा था, जो शिवसेना की सरकार के लिए का कमिश्नर था, जो सचिन वाजे शिवसेना का पार्टी का कार्यकर्ता था, जिसे दोबारा से नियुक्ति की गई और उस सचिन वाजे को दिया गया, शरद पवार के गृह मंत्री ने उसका अपॉइंटमेंट करवाया। तो क्या ये पूरा एक्सटॉर्शन का धंधा था? अब सवाल ये है कि 100 करोड़ रुपए प्रति माह क्या सिर्फ पब से इकट्ठा किए जा सकते हैं या इसमें बॉलीवुड की बड़ी भूमिका है? आखिर बॉलीवुड के बचाव में एनसीपी इस कदर परेशान क्यों नजर आती है? इस बात को समझना पड़ेगा और इस बात को भी समझना पड़ेगा कि क्यों अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद से लगातार टेलीविजन चैनलों पर यह खबर गायब है कि अनिल देशमुख से ईडी को क्या कुछ मिला। प्रवर्तन निदेशालय इतने दिनों बाद जब अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर पाई है तो वो खबर टीवी से बड़े पैमाने पर गायब क्यों है? क्या अनिल देशमुख ने शरद पवार के बहुत सारे राज खोल दिए हुए हैं? क्या शरद पवार बड़ी मछली है? क्या यूं ही शरद पवार 24 घंटे के अंदर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनिल देशमुख को निर्दोष बता रहे थे? क्या शरद पवार को कुछ भी नहीं पता था कि उनके भतीजे ने 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर ली? राजनीति का एक कैसा खेल है। आखिर देश की आर्थिक राजधानी में बॉलीवुड का क्या प्रभाव है? क्यों बॉलीवुड के प्रभाव में पूरा सिस्टम रहता है? तब यह समझ में आएगा कि क्यों नवाब मलिक को हुलकाया गया है समीर वानखेड़े के खिलाफ। क्यों समीर वानखेड़े को बर्बाद करने के लिए नवाब मलिक को डाला गया है, ताकि समीर वानखेड़े का चरित्र हनन करके इस पूरे जांच एजेंसियों का चरित्र हनन किया जा सके, एनसीबी का चरित्र हनन किया जा सके, प्रवर्तन निदेशालय का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चरित्र हनन किया जाए। सवाल यह है कि नवाब मलिक जो कूद रहे हैं वो सिर्फ समीर वानखेड़े से बदला लेने के लिए या फिर शरद पवार के इशारे पर शरद पवार के बचाव के लिए? इसे इन तमाम चीजों को समझना बहुत जरूरी है।